बच्चों न्यूक्लियाई में हम लोगों ने कितना पढ़ना है, देखिए भाई बिल्कुल टू द पॉइंट, क्वेश्चनिंग आपकी यही से हो जाएगी, बिल्कुल टू द पॉइंट आप इतना पढ़ लीजिए, राइट। सबसे पहले आपको याद रहता है एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। फ्री में आपके सामने एक बात बोल देता हूं, किसी भी एटम में, न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक, एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड आफ्टर दैट मास नंबर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दीजिए तो किसी भी एटम का ये मास नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है और मास नंबर A से रिप्रेजेंट होता है। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है और मास नंबर A से रिप्रेजेंट होता है। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, साइज ऑफ द न्यूक्लियाई पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मास नंबर के साथ साइज ऑफ द न्यूक्लियाई कैसे रिलेट करता है, ठीक। तो अब न्यूक्लियस जो है आपका वो स्फेरिकल फॉर्म में स्फीयर होता है। अब स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या, 4/3 पाई r क्यूब, दैट मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ठीक है। जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। उसके बाद देन अब आप देखिए वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। यहां से आप r को लिखते हैं तो प्रोपोर्शनल टू a टू पावर 1/3 हो जाएगा और r इज इक्वल टू r नॉट a टू पावर 1/3 आता है, जिसमें r नॉट कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट एम्पिरिकल कांस्टेंट कहलाता है। ये r नॉट कांस्टेंट है, एम्पिरिकल कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है r नॉट की वैल्यू होती है r नॉट इज इक्वल टू 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर। इसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर, या फिर r नॉट इज इक्वल टू 1.2 fm। क्लियर, क्वेश्चन में अगर आपको fm गिवन है दैट मींस 15 मल्टीप्लाई करिए माइनस से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब r डायरेक्टली टू a टू पावर 1/3 बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक बच्चों। उसके बाद देन क्वेश्चनिंग होती है नीट और जेई में भी 12th में, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से। न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला, न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन 4/3 पाई r नॉट क्यूब, और r नॉट कांस्टेंट इसको एम्पिरिकल पैरामीटर कहते हैं, इसलिए न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास नंबर ऑफ द एटम। मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है न्यूक्लियर डेंसिटी। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए आती है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी से। मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, नॉर्मली पूछ लेते हैं 2 नंबर में, जिसका फार्मूला है बहुत सिंपल, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब बच्चों आप कहां गलती करते हो, c है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। अभी मीटर पर सेकंड में गिवन है, मास ध्यान रखना केजी में अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मास को केजी में अप्लाई करोगे तब आपकी रिजल्ट जूल्स में आएगी, रिजल्ट एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में आएगी। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिलहाल अगर आपको E इक्वल टू mc स्क्वायर यूज करना है तो फर्स्ट स्टेज में आपको एनर्जी जूल्स में मिलेगी। मास जिस फॉर्म में भी गिवन है आपने यूज करना है उसको किसमें, केजी में, ठीक। अब अगर गिवन है मास एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक, तो उसको देखिए 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, ठीक है भाई। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी होल्ड करता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां पुट करते हैं 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। इस फार्मूले में अप्लाई करोगे, जब इस फार्मूले में अप्लाई करोगे E is equal to 1.66 10 to the power minus 27 और C की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 इसका स्क्वायर, ये आंसर जूल्स में आएगा। बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको क्या करेंगे, 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। सिंपलीफाई करने पर आप सिंपलीफाई करके देख सकते हैं, अपने मोबाइल से सिंपलीफाई कर लेना, ठीक। तो ये की रिजल्ट आएगा आपके पास 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये तो बात हो रही है
1 एटॉमिक मास यूनिट की, बट वो आप सकें 2 ग्राम, 4 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम। इसको आप केजी में कन्वर्ट करिए, और केजी में कन्वर्ट करने के बाद देन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से एनर्जी निकालिए, उस मास में कितनी एनर्जी होल्ड होगी। ओके बच्चों, बट 1 एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी 931.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ गिवन है तो आप उसको अप्लाई करिए, और यहां से एक न्यूमेरिकल क्रिएट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर, दैट इज 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। ठीक, अब अगर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम में पूछें तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है। अगर आप नॉर्मली ग्राम या मिलीग्राम को सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, जीरो हो जाओगे। ठीक बच्चों, अगर मास एयू में गिवन है उसको केजी में कन्वर्ट करिए, तब आप एनर्जी एवेल्युएट करिए, ये आपको एनर्जी मिल जाएगी जो कि mc स्क्वायर से आपने एवेल्युएट की है। अब यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर, और वो क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है भाई, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी हम लोगों के पास 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब मैं आपसे कह रहा था इस पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्रिएट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर, और वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूमेरिकल ये है कि अगर आप किसी न्यूक्लियस को कंबाइंड तोलते हो, कंबाइंड मेजर करते हो, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास को इंडिपेंडेंट मेजर करते हो, उसके बाद देन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के इंडिपेंडेंट मास को ऐड करके न्यूक्लियस के मास से अगर कंपेयर करते हो तो ये डिफर आता है। ठीक, ये जो डिफरेंस आता है डेल्टा एम, ठीक, यही आप एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, और इसी को आप बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। आपको पता है 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है? सामने लिखिए 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट क्वेश्चन में अगर वो कुछ और कह देते हैं, इसी के आसपास कोई यही बोलेंगे, 931 तो होगा ही, इसके आसपास कोई डेसिमल में वैल्यू चेंज करते हैं तो आप उससे मल्टीप्लाई करिए। मैंने आपसे कहा न्यूक्लियस को कंबाइंड मेजर करोगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इंडिपेंडेंट मास मेजर करके प्लस करोगे तो ये मास डिफरेंट आएगा। ये जो मास डिफरेंट आएगा इसको आप 931.525 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। तो सबसे पहले आप डेल्टा एम कैसे निकालोगे? डेल्टा एम इज इक्वल टू जेट इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेट, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस। ये आपके पास कितना आएगा? डेल्टा एम आएगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन इंडिपेंडेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, मास ऑफ कंबाइंड न्यूक्लियस क्वेश्चन में गिवन होगा। इस सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको क्या करना है? मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक नंबर प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस जेट, ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, इससे आपको डेल्टा एम मिल जाएगा। ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा, इसको एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। ये एडिशन जो आएगा इसके साथ टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस करोगे तो उस कंडीशन में ये आपका डेल्टा एम आएगा। अब डेल्टा एम को जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा एम इनटू 931.25 की एनर्जी आएगी आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर वो कहेंगे एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उस कंडीशन में ये जो आंसर आएगा, इस आंसर को आप मास नंबर से डिवाइड कर दोगे। जब आप मास नंबर से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगी जब आप इसको मास नंबर से डिवाइड करोगे। ओके बच्चों, ठीक, तो व्हेन डेल्टा एम इनटू 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप मास नंबर से डिवाइड करते हो तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है सीबीएसई। ओके, अब इसी पर एक ग्राफ आता है, ये ग्राफ नॉर्मल है बट ग्राफ बहुत पूछा गया है। बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच जो ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत डिस्कस होता है। सीधे सीधे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और 3 नंबर में अक्सर क्वेश्चन पेपर में रख देता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ क्या है वो आपके सामने है, इसको आप शेप को लर्न कर लीजिए, बट दैट्स ऑल सफिशिएंट है। देखिए ये ग्राफ मैं आपके सामने शेप बना देता हूं उसकी। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये है मास नंबर। इसकी शेप आप देखिए।
अब इसमें क्या होता है कि स्मॉल न्यूक्लियस की तरफ, जब आप स्मॉल न्यूक्लियस से हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, फिर गिरती है, बढ़ती है, फिर गिरती है, बढ़ती है, फिर गिरती है। आफ्टर दैट एक हैवी न्यूक्लियस आ जाता है 26 Fe56 के बाद ये लगातार गिरनी स्टार्ट हो जाती है। यानी हैवी न्यूक्लियस जो आते हैं तो उनकी एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। ग्राफ की शेप क्या आती है देखिए भाई, H2, ठीक है, He4, अभी गिरेगा Li7, फिर उठेगा C12, फिर ये आएगा O16 एंड आफ्टर दैट ये चलता रहता है। आप ज्यादा नंबर मत यूज करिए, जितने आपको याद है उनको यूज कर लीजिए। एंड आफ्टर दैट ये 26 Fe56 के बाद ये एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बहुत पूछा गया, 3 मार्क्स में बोर्ड आपसे अक्सर पूछ देता है कि बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ शो कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए ये Li, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी आप सीक्वेंस में लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ की शेप को बता दीजिए। ये आपका ग्राफ है, ठीक, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ मास नंबर के रिस्पेक्ट में, और ये इस पर न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल और जो स्पेक्ट्रम पर क्रिएट होता है वो हम आपके सामने लाते हैं। ठीक बच्चों, तो अब आप देखिए स्पेक्ट्रम पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक, इसको आप ढंग से कर लीजिए। अब मैंने जो कराया क्वेश्चन आप उनको ढंग से कर लीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपका क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। ठीक, उसके बाद देन आपसे कहा जाएगा विच ट्रांजिशन बिलोंग्स द वेवलेंथ ऑफ 275 नैनोमीटर। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन बिलोंग करेगा 275 नैनोमीटर वेवलेंथ के लिए। और कोई वेवलेंथ हो सकती है, कोई भी डायग्राम हो सकता है, रटना नहीं है। ठीक, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें ये वैल्यूज आपके सामने है, ठीक, एनर्जी लेवल्स पर आपको वैल्यूज गिवन होंगी। उसके बाद देन वेवलेंथ आपसे पूछेगी, ये वेवलेंथ लैम्डा 275 नैनोमीटर वेवलेंथ का ट्रांजिशन कौन सा होगा, ए बी सी डी। मतलब आप यहां से यहां गिरेगा इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां गिरेगा, यहां से यहां गिरेगा, यहां से यहां गिरेगा, तो आपको 275 नैनोमीटर वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में मिलेगी। ठीक, अभी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, वेवलेंथ को कुछ दे सकते हैं और यहां पर एनर्जी कुछ दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्या यूज करना है। अब एक बच्चा क्या करेगा, एक क्या करेगा, हर एक में एनर्जी निकालेगा और हर एनर्जी निकालने के बाद उसको माइनस करके देखेगा और हर एक में वेवलेंथ निकालेगा। इंडिपेंडेंट वेवलेंथ, हर ट्रांजिशन में इंडिपेंडेंट वेवलेंथ निकालोगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक, आपने क्या किया, ए में वेवलेंथ निकाली, बी में वेवलेंथ निकाली, सी में वेवलेंथ निकाली, डी में निकाली और वेवलेंथ निकालने के बाद 275 मैच कर रहे हो। बट नहीं, आप डायरेक्ट ई निकाल लीजिए, ई इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा से, और ई निकालने के बाद जो आपके एच बाई लैम्डा से ई निकल के आएगा, ई जो निकल के आएगा उसके बाद आप डिफरेंस देख लीजिए। ये जो एनर्जी है वो किस डिफरेंस को मैच कर रही है। ये एनर्जी अगर इस डिफरेंस को मैच कर रही है, अगर ये एनर्जी आती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ट्रांजिशन ए हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस आता है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ट्रांजिशन बी हो जाएगा। ये डिफरेंस आता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सी हो जाएगा। और ये डिफरेंस आपके सामने ये डी हो जाएगा अगर आपका आता है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब यहां पर जब आप सिंपलीफाई करोगे तो सिंपलीफाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अगर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है तो ट्रांजिशन बी को बिलोंग करेगी। ये वेवलेंथ आप इसको सॉल्व करोगे शॉर्टकट तरीके से। ये ठीक, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप इतना कर लीजिए। बाकी कुछ चीजें सुन लीजिए आप। न्यूक्लियर फिजन, ठीक, जब हैवी न्यूक्लियस टूट के स्मॉल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसको फिजन कहते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, एक रिएक्शन के साथ इसको आप देख लीजिए। फ्यूजन क्या होता है, जब स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं और इस ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसको आप फ्यूजन कहते हैं। ओके बच्चों, एंड आफ्टर दैट आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। सेफ साइड के लिए 1 मार्क्स में आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एक बार आप देख लीजिए। दैट्स ऑल। ये आपका एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके इस साल के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग यूनिट आपकी कंप्लीट होती है बाय द वन शॉट। इतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। बोर्ड के क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, ओके। और आप सुन लीजिए, अब आपको अगर नेक्स्ट चैप्टर की डिमांड है, अगर नेक्स्ट चैप्टर की आप लोगों को डिमांड है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, और लिखिए कि हमें नेक्स्ट चैप्टर की डिमांड है, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा। वही मैं अपना ऑफलाइन क्लासेस से या ऑफ बैचेस से टाइम निकाल के अगर मैं आपको दे रहा हूं और आपको डिमांड नहीं है तो इस
चैप्टर के बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर नहीं डालूंगा। ओके बच्चों, अगर आपको डिमांड है तो कमेंट करिए हमारे यूट्यूब चैनल पर कि आपको नेक्स्ट यूनिट की डिमांड है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट यूनिट आपको डालता हूँ। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं।